आज तक मैंने आपको कई क्राइम केसों के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 ऐसे डिस्टर्बिंग केसों के बारे में बताने वाला हूं, जो आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दी आइस बॉक्स मर्डर्स। 1965 में चार्ल्स रोजर्स अपने बुजुर्ग माता पिता फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के साथ अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में रहा करता था। चार्ल्स भले ही अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहा करता था, लेकिन ये ज्यादातर अपने घर से गायब रहा करता था। इसके पड़ोसियों ने बताया कि ये आम तौर पर सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद घर पे आता। और इसी बीच 23 जून 1965 की शाम को ह्यूस्टन के 2 पुलिस ऑफिसर कैप्टन ब्लॉक और बाटा अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। तभी उसी वक्त पुलिस को एक कॉल आती है। ये कॉल एडविना के भतीजे मार्विन ने की थी और जब कैप्टन ब्लॉक ने कॉल उठाया तो उसने कहा कि जनाब, कई दिनों से मेरी आंटी एडविना रोजर का कोई अता पता नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से उन्हें कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही, तो थोड़ा आप जाकर चेक कर लीजिए कि क्या मामला है। इसके बाद मार्विन पुलिस के कहने पर अपनी आंटी एडविना रोजर्स का एड्रेस देता है और फिर पुलिस ऑफिसर कैप्टन ब्लॉक और बाटा एडविना के घर पे पहुंचते हैं। और जब इन दोनों ने घर पे पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ब्लॉक घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाता है, जहां वो देखता है कि दरवाजे पर फूलों का एक गमला रखा है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। और इसके बाद ये लोग दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं और अंदर पहुंचकर ये लोग फ्रेड और एडविना को आवाज लगाते हैं, जिस पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। और जब ये लोग घर के अंदर पहुंचे तो इन्हें वहां कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि घर के अंदर से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। इसके बाद इन लोगों ने घर की तलाशी ली और तलाशी लेते लेते ये लोग किचन में पहुंचे, जहां हर जगह सामान फैला हुआ था और अब ये अजीब सी बदबू और ज्यादा आने लगी थी। और इसके बाद कैप्टन ब्लॉक फ्रिज को खोलते हैं और जब ये लोग फ्रिज में रखे मांस के टुकड़ों को देखते हैं तो उसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। दरअसल फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े रखे थे, जिन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। शुरू में इन दोनों पुलिस वालों ने सोचा कि शायद ये सुअर के मांस के टुकड़े हैं, जिस पर ये लोग फ्रिज का दरवाजा बंद करने लगे। लेकिन तभी इनकी नजर फ्रिज में रखे सब्जी के डिब्बे पर गई, जो शीशे का बना हुआ था, जिसमें सब दिखाई दे रहा था। जहां इन्होंने देखा कि सब्जी के डिब्बे के अंदर 2 इंसानी कटे हुए सर रखे हैं। ये देखकर ये लोग एकदम पीछे हट गए और जब इन्होंने फ्रिज के अंदर ध्यान से देखा तो वे इंसानी मांस के टुकड़े थे, जिन्हें काटकर फ्रिज में जमा दिया गया। और वहीं फ्रिज में एक कोने में इंसानी आंखें पड़ी थीं और सब्जी के डिब्बे में 2 इंसानी कटे हुए सर पड़े थे, जो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के थे। और जब घर की जांच की गई तो पता चला कि ये दोनों कटे हुए सर फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के हैं, जिनके टुकड़े करके फ्रिज में जमा दिया गया, बल्कि इनकी आंतों को टॉयलेट में फ्लैश कर दिया गया और इनकी बॉडी के बाकी के अवशेष कभी नहीं मिले। और जब पुलिस ने फ्रेड और एडविना के बेटे चार्ल्स के कमरे में देखा तो चार्ल्स रोजर्स वहां नहीं था, लेकिन उसके कमरे के दरवाजे पर खून लगा हुआ था। और इसके बाद फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स की बॉडी के पार्ट्स को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया। तब ऑटोप्सी से पता चला कि फ्रेड को हथौड़े से पीट कर मारा गया था और उसकी आंखें निकाल दी गई थी, जबकि एडविना को बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद में उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि फ्रेड और एडविना रोजर्स को 20 जून को मारा गया था और उनकी बॉडी के टुकड़े बाथरूम में किए गए। घर के अंदर थोड़े से खून के निशान पाए गए, क्योंकि कत्ल के बाद उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। और वहीं आगे पुलिस ने कहा कि चार्ल्स के बेडरूम के दरवाजे पर खून के कई निशान मिले हैं और वहीं पे खून से सना हुआ एक आरा
कमरा भी मिला है, लेकिन वहां चार्ल्स रोजर्स का कोई अता पता नहीं चला और इसके बाद चार्ल्स रोजर्स को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस केस ने उस वक्त पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। तो वहीं 1975 में चार्ल्स रोजर्स को मृत घोषित कर दिया गया ताकि उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जा सके। और अक्टूबर 2003 में इस केस की मिस्ट्री पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम दी आइस बॉक्स मर्डर रखा गया, जिसमें चार्ल्स रोजर्स को इस केस में सस्पेक्ट बनाया गया। और इन सब के बाद भी आज भी ये केस अनसुलझा है। किसी को नहीं पता कि चार्ल्स रोजर्स कहाँ गया, क्या उसने अपने माता पिता का खून किया था, और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डोरोथी जेन स्कॉट मर्डर केस 1980 की शुरुआत में डोरोथी जेन स्कॉट नाम की एक 32 साल की महिला जो कैलिफोर्निया में अपनी आंटी के घर पे अपने 4 साल के बच्चे के साथ रहा करती थी, जो अपने इकलौते बेटे के साथ काफी खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक अनजान व्यक्ति के द्वारा कॉल आनी शुरू हो गई, जो स्कॉट के साथ फोन पे अपने प्यार का इजहार करता और जबरन रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता। और जब स्कॉट उसकी इन सब बातों को इग्नोर करती तो वो उसे धमकी देता और कहता कि जब मैं तुम्हें अकेला पाऊंगा तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा ताकि कोई तुम्हें कभी ढूंढ ना पाए। और ये ऐसी पहली कॉल नहीं थी और इसके बाद भी स्कॉट को ऐसी कई कॉलें हर दिन आने लगी। लेकिन स्कॉट इन सब बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। और इन सब के बीच उस अनजान कॉल ने एक दिन स्कॉट को ये क्लियर किया कि वो उस पर हर दिन हर वक्त नजर रख रहा है कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो और पूरे दिन क्या करती हो। उसे सब पता है। और एक रात उसने स्कॉट को इस बात का यकीन दिलाने के लिए उसने स्कॉट को कॉल किया और उससे कहा कि तुम जरा अपने घर से बाहर देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। और जब उसने बाहर देखा तो उसकी कार पर एक मुरझाया हुआ गुलाब रखा था। और ये सब देखकर स्कॉट एक पल के लिए दंग रह गई। और इसके बाद स्कॉट और उसकी फैमिली को इन सब से परेशानी होने लगी। और इस बीच स्कॉट ने एक दिन अपने परिवार और अपने दोस्तों से कहा कि उसे फोन पे धमकी देने वाले व्यक्ति की आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो ये सब नहीं बता सकी कि वो कौन था, क्योंकि इसके बाद अब उसे ये सब जानने का मौका नहीं मिलने वाला था। दरअसल 28 मई 1980 की वो रात जब स्कॉट ने अपने बेटे को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया ताकि वो एक स्टाफ मीटिंग के लिए जा सके जहां वो काम करती थी, और जहां उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर उस व्यक्ति ने स्कॉट से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। और इसके बाद स्कॉट उसे अस्पताल ले जाने के लिए मान गई। और फिर इन दोनों के साथ अस्पताल हेड नाम का एक व्यक्ति भी गया। और फिर रास्ते में स्कॉट अपने बेटे को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के घर चली गई, जहां पे उसने अपने काले रंग के दुपट्टे को लाल रंग से बदला। और इसके बाद ये तीनों अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे काली मकड़ी ने काटा है। इसके बाद उसका इलाज किया गया और इलाज के बाद स्कॉट अपनी कार को लेने के लिए अस्पताल की पार्किंग में चली गई, जबकि वे दोनों एग्जिट गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे। ये आखिरी बार था जब स्कॉट को जिंदा देखा गया। और इसके बाद जब स्कॉट काफी टाइम तक नहीं लौटी तो ये दोनों उसे देखने के लिए पार्किंग में चले गए। लेकिन तभी इन्होंने स्कॉट की कार को तेजी से भागते हुए देखा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उनकी आंखों पर इतनी तेज पड़ी जिस कारण ये लोग ये नहीं देख पाए कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। ये सब देखकर शुरू में इन दोनों को लगा कि शायद स्कॉट के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दी में चली गई होगी। लेकिन स्कॉट कभी अपने बेटे के पास घर पे नहीं लौटी। इसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक स्कॉट की कोई खबर नहीं मिलने पर उन दोनों ने स्कॉट के माता पिता को कॉल किया और उन्हें स्कॉट के लापता होने की जानकारी दी। और इसके बाद पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया। और फिर अगली सुबह तकरीबन 4:30 बजे स्कॉट की कार अस्पताल से लगभग 10 मील की दूरी पर एक गली में मिली। गाड़ी में आग लगा दी गई थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था और स्कॉट भी आसपास कहीं
वहीं पे नहीं मिली और फिर इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद स्कॉट की मां को एक कॉल आई जिसने कहा कि क्या तुम स्कॉट को जानती हो, जिस पर उसकी मां ने कहा कि हाँ वो मर चुकी है। और तब उस अनजान व्यक्ति ने कहा मैंने उसे पकड़ लिया है, वो मुझे मिल गई है। और ये कहते ही कॉल काट दिया और इसके बाद पुलिस इसे किडनैपिंग के रूप में देखने लगी और पुलिस ने स्कॉट के माता पिता से भी कह दिया कि अभी आप मीडिया में कुछ ना कहें। स्कॉट के माता पिता को मिलने वाली ये कॉल पहली नहीं थी और ना ही आखिरी। पुलिस ने कॉल को पकड़ने के लिए एक रिकॉर्डर भी लगाया लेकिन वो उसे कभी पकड़ नहीं पाई क्योंकि ये कॉल लंबे समय तक नहीं होती थी। और फिर एक दिन स्कॉट के माता पिता ने अपनी बेटी की कहानी को अखबार में छापने के लिए कहा। ये कहानी 12 जून 1980 को चली और उसी दिन पेपर के एडिटर को एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया जिसने खुद को स्कॉट का कातिल बताते हुए कहा वो मेरा प्यार थी, मैंने उसे दूसरे आदमी के साथ धोखा देते हुए पकड़ा, उसने किसी और के होने से इनकार किया और फिर मैंने उसे मार डाला। कॉल करने वाले व्यक्ति की बातों को अखबार की कहानी में कभी शामिल नहीं किया गया। स्कॉट के साथ के लोगों का कहना था कि स्कॉट का कभी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था और इन सब के बीच स्कॉट के माता पिता को ये अनजान कॉलें आती रहीं जो कभी कहता कि स्कॉट मर चुकी है तो कभी कहता कि वो जिंदा है। और इन सब बातों के बीच स्कॉट अभी भी गायब थी। और फिर स्कॉट के गायब होने के 4 साल बाद 6 अगस्त 1984 को इस केस में एक नया ब्रेक आया जब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक रोड के पास में जली हुई कई हड्डियां मिली जो स्कॉट की थी और इन हड्डियों के पास में कुत्तों की भी कई जली हुई हड्डियां पाई गईं जिस पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये हड्डियां यहाँ लगभग 2 साल से पड़ी हैं क्योंकि 1982 के टाइम इस जगह पर आग लगी थी। पुलिस को वहां एक अंगूठी और घड़ी मिली जिससे स्कॉट की मां ने अपनी बेटी की पहचान की। स्कॉट की हड्डियों की पहचान स्कॉट के डेंटल रिपोर्ट से की गई। हालांकि स्कॉट के परिवार को आ रही ये अजीब कॉल 1984 के अप्रैल में बंद हो गई लेकिन अगस्त में स्कॉट के अवशेष मिलने के बाद ये कॉल एक बार फिर आई जिस पर उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि क्या स्कॉट घर पे आ गई है। लेकिन इन सब के बाद भी इस केस का रहस्य आज तक नहीं सुलझा। इस केस में कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया और न ही कभी इस मिस्ट्री कॉल का पता चला। दी आइस बॉल किलर। चार्ल्स अल्ब्राइट नाम का एक आदमी जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो आगे चलकर 57 साल की एज में दी आइस बॉल किलर नाम से जाना जाने लगा जिसका हर जगह लोगों के बीच एक आतंक सा बन गया था। इस किलर का पहला शिकार 33 साल की मैरी नाम की एक महिला थी जिसका 13 दिसंबर 1990 को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया जिसकी बॉडी नग्न अवस्था में मिली। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल मैरी को गोली मारने के बाद उसकी आंखों को उनके सॉकेट से बाहर निकाल दिया गया था। शुरू में इस मामले को मीडिया से दूर रखा गया और बाद में ये केस ठंडा पड़ गया लेकिन अगले साल फिर से 10 फरवरी 1991 को एक महिला की लाश मिली जिसका नाम सुसान पीटरसन था जो 27 साल की थी और इसे भी उसी भयानक तरीके से मारा गया था और इसकी भी आंखें निकाल दी गई थी। इसके बाद ये मामला सबके सामने आया और मीडिया ने इसे द दलास रिपर नाम दिया क्योंकि ये दलास टेक्सास का एक अमेरिकी सीरियल किलर बन चुका था। इसके बाद भले ही पुलिस ने हर जगह पुलिस की गश्त बढ़ा दी जहां पे ये घटनाएं हो रही थी लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस को 18 मार्च को एक और महिला की लाश मिली। इसका नाम शर्ली विलियम्स था और इसको भी मारकर इसकी आंखें निकाल दी गई थी। लेकिन इस बार पिछले 2 कत्लों से कुछ अलग था। शर्ली के चेहरे पर चोट के निशान थे, उसकी नाक टूटी हुई थी जैसे कि उसके मुंह पर मुक्का मारा गया हो और साथ ही पिछले कत्लों की तरह आंखें उतनी एक्यूरेसी से नहीं निकाली गई थीं। इसका चेहरा कटा हुआ था और एक एक्स एक्टो चाकू की नोक इसकी आंख के सॉकेट में मिली। और वहीं बॉडी में मिली गोलियों की तुलना मैरी को मारने में की गई गोलियों से की गई जिससे ये पता चला कि दोनों को मारने
मारने में एक ही हथियार का यूज किया गया है। उस रात बारिश हो रही थी, इसलिए शर्ली ने एक पीले रंग का रेन कोट पहन रखा था और उसे आखिरी बार एक गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। बाहर जाने से पहले उसने अपनी बेटी को बताया था कि वो जल्दी घर वापस आएगी, लेकिन वो और इन तीनों महिलाओं में से कोई भी कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला। हालांकि शर्ली की बॉडी पर एक गोरे व्यक्ति के प्यूबिक हेयर बाल पाए गए थे और बताया गया कि मारी गई ये तीनों महिलाएं प्रोस्टिट्यूट थीं। और इसके बाद 22 मार्च 1991 को शर्ली के कत्ल के बाद एक विटनेस ने आगे आकर अल्ब्राइट के बारे में बताया, जिसके बाद इसे घर से अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल चार्ल्स अल्ब्राइट का जन्म 1933 में हुआ था, जिसे उसके माता पिता ने अडॉप्ट किया था। अल्ब्राइट की अडॉप्टेड मदर एक टीचर थी, जिस कारण उसने 15 साल की एज में हाई स्कूल कर लिया। लेकिन इसके बाद भी अल्ब्राइट चोरी करने, जानवरों को मारने और दूसरों पर हमला करते हुए बड़ा हुआ, जिसे लोग सबको परेशान करने वाले लड़के के रूप में जानते थे, जो टैक्सीडर्मिस्ट और सर्जन बनने का सपना देखता था। 16 साल की एज में अल्ब्राइट पहली बार जेल गया, क्योंकि उसे कई बंदूकों और चोरी के पैसों के साथ पकड़ा गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसने सर्जन बनने के इरादे से बॉडी स्ट्रक्चर की पढ़ाई की। और कॉलेज में रहते हुए उसने एक बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर से उसकी आंखों को निकालकर उन्हें कैंपस में चारों ओर चिपका दिया, जहां उसने कुछ टाइम तक पढ़ाई की, जब तक कि उसे चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया। इसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन अल्ब्राइट की हरकतें यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और उसने कहा कि उसने डिग्री हासिल कर ली है। और इसके बाद उसने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिससे उसे एक बेटी हुई। लेकिन उसने चोरी करना और फर्जी चेक बनाना जारी रखा। इसके बाद उसने नकली डिग्री के इस्तेमाल से एक हाई स्कूल टीचर के रूप में काम किया। लेकिन इसके बाद वो पकड़ा गया और उसे प्रोबेशन में रखा गया। इस बीच 1965 में वो और उसकी पत्नी अलग हो गए और 1974 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उसे एक हार्डवेयर स्टोर से सैकड़ों डॉलर और सामान चुराते हुए पकड़ा गया और इसके बाद उसे 2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन वो समय से पहले ही बाहर निकल आया और बाहर आने के बाद उसने लोगों से दोस्ती करना शुरू किया और अपने पड़ोसियों का विश्वास हासिल किया। और 1981 में कुछ दोस्तों से मिलने के दौरान उसने उनकी 14 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया और इसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया और दोषी होने के बावजूद उसे केवल प्रोबेशन प्राप्त हुई। और कुछ टाइम बाद उसने प्रोस्टिट्यूट में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और उन्हें देखने लगा। और इसके बाद इन तीनों प्रोस्टिट्यूट महिलाओं के कत्ल सामने आए, जिन्हें मारकर उनकी आंखें निकाल ली थीं। और इसके बाद कई प्रोस्टिट्यूट महिलाओं ने अल्ब्राइट का नाम लिया, जो अक्सर उनके साथ मारपीट करता और उन्हें मारने की कोशिश करता। और इसके बाद पुलिस ने एक तलाशी वारंट जारी किया। फिर उसके घर की तलाशी ली गई, जहां पुलिस को एक्स एक्टो चाकू, ग्रे एनाटॉमी की एक कॉपी और सीरियल किलर की 1 दर्जन से ज्यादा किताबें मिली। हालांकि कत्ल में शामिल हथियार और निकाली गई आंखें कभी नहीं मिली, लेकिन उसके ट्रक में मिले बालों ने उसे इस कत्ल से जोड़ दिया। अल्ब्राइट को 23 मार्च 1991 को अरेस्ट किया गया और उस पर कत्ल के 3 आरोप लगाए गए। और फिर नवंबर 1991 में अल्ब्राइट का ट्रायल शुरू हुआ, जहां सबूत की कमी के कारण मैरी और सुसान की हत्या का आरोप खारिज कर दिया गया। हालांकि उसे शर्ली विलियम्स के कत्ल का दोषी पाया गया, क्योंकि उसकी बॉडी पे मिले अल्ब्राइट के प्यूबिक हेयर मैच हुए थे। और इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अगस्त 2020 में मेडिकल फैसिलिटी में उसकी मौत हो गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।